हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 6 मार्च के जो भी एडिटोरियल्स हैं। टॉकिंग अबाउट द एडिटोरियल्स, यस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आज के न्यूज़पेपर के। तो अच्छे से इनको पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आज क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। हम लोग थोड़ा सा जीएसटी के बारे में देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे प्राइवेट इक्विटीज के लिए रिगार्डिंग हमारे जो हॉस्पिटल्स है कि किस तरीके से उनको हेल्थ केयर को एग्जिट लेनी होगी। प्राइवेट इक्विटी के ऊपर हमें कम ध्यान देना है। और यहाँ पर हमारे पास में एक मेन एडिटोरियल रहेगा जो कि आपका रिलेटेड टू न्यू जीडीपी सीरीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर की जो ग्रोथ है उसको हम ध्यान में रखेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे पहले यहाँ पर लेक्चर के साथ में या पहले आर्टिकल के साथ में। तो पहला आर्टिकल ये कहता है कि जो देखो रीसेंट जीएसटी ग्रोथ है, ठीक है, वो यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ ये दिखा रही है कि जो टैक्स कट्स होते हैं वो डिमांड स्टिमुलेट करते हैं और इवेंचुअली हमारे टैक्स कलेक्शन बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो हमारे पास में यहाँ पर कैसे होता है, देखो अगर मान लो टैक्स कट हो गए तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई। अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई तो उसमें क्या होगा, अब लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, ज्यादा खर्चा करेंगे, ज्यादा कंजम्पशन होगा। और यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंशनरी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जो रहती है उसकी ही बात की जा रही है थोड़ा सा हमारे लेमन टर्म्स में। तो ये बोलते हैं कि देखो ये जो आइडिया है ये टैक्स रेट वर्सेस टैक्स बेस्ड इफेक्ट के अंडर आएगा। जब टैक्सेस फॉल करते हैं तो प्राइसेस फॉल करते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी बढ़ेगी और जो टैक्स कलेक्शन है वो शायद राइज कर जाए। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देखेंगे कि हमारे पास में धीरे धीरे जैसे जैसे टैक्सेस कम हुए वैसे वैसे प्राइसेस फॉल हुए, डिमांड बढ़ी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी और यहाँ पर जो टैक्स कलेक्शन है वो हमारा इंक्रीज हो सकता है। सो हम देखेंगे ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ हमारी 8.1% की रही। नेट जीएसटी कलेक्शन में जो हमारी ग्रोथ थी वो 7.9% रही। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ की इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ है वो हमारी पिछले कुछ महीने में कम हुई है। अक्टूबर से आपके ये सारे के सारे जो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ था जीएसटी का, सो आप देखेंगे इसमें तो फ्लैट रहा, फिर नेगेटिव नेगेटिव, फिर जनवरी में 2.8%, फरवरी में आकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने के लिए मिली है जो कि एक ट्रेंड ब्रेकर रहा। टैक्स कट ने इंट्रोड्यूस किया था बेसिकली सितंबर में। अब यहाँ पर स्टिमुलेट कर रहे हैं कंजम्पशन डिमांड को। तो जो पॉलिसी कंटेक्स्ट है वो क्या रहेगी, जीएसटी रेट कट्स के ऊपर। जिन लोगों ने सेबी पढ़ा था उनको यहाँ पर याद होगा, इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी था केनिस की थ्योरी के थ्रू भी। तो जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो सर्टेन जीएसटी रेट्स को रिड्यूस कर देती है सितंबर में और स्टिमुलेट कर रही है डिमांड को। तो जो इकोनॉमिक लॉजिक है ऐसे टैक्स कट्स के बीच में वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जितने कम टैक्सेस उतने कम प्राइसेस, प्राइसेस कम तो लोग यहाँ पर ज्यादा चीजें कंज्यूम करेंगे और यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर डिमांड बढ़ती है सफिशिएंटली, जो टैक्स बेस है वो एक्सपेंड हो जाएगा, मीनिंग जो पे करने वाले टैक्सेस हैं लोग, ठीक है, वो बढ़ जाएंगे या ज्यादा चीजें हमारी टैक्स बेस के अंदर आ जाएंगी जिनको कंज्यूम किया जा रहा है और टैक्स रेवेन्यू हमारे बढ़ेंगे इवन अगर हमारे जो टैक्स रेट्स हैं वो लो हैं। सो इसी को हम यहाँ पर टैक्स ब्यूयेंसी इफेक्ट भी कहते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, टैक्स ब्यूयेंसी इफेक्ट इसे कहा जाता है। फेब्रुअरी जीएसटी कलेक्शन जो है वो एक स्ट्रॉन्गर डिमांड दिखाता है जो कि अर्लियर रेवेन्यू लॉस जो हमें हुआ टैक्स कट की वजह से उसको भी यहाँ पर ऑफसेट कर देगा। फिर ये बोलते हैं कि देखो हमारे पास में कुछ यहाँ पर सपोर्टिंग एविडेंसेस भी है जिसमें कि हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि देखो अलग अलग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन डिमांड दिखाते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल्स की जो सेल है वो 25.6% ग्रोथ दिखाती है फरवरी में। ठीक है, तो सेवरल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का कंक्लूजन ये रहा कि जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है वो इम्प्रूव कर रही है। ऑटोमोबाइल सेल में व्हीकल्स का जो सेल था फरवरी में, टू व्हीलर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी, पैसेंजर व्हीकल में अगेन, देन कमर्शियल व्हीकल में, और ओवरऑल ग्रोथ जो थी वो 25.6% थी। सो जो ऑटोमोबाइल्स की डिमांड है वो एक रिलायबल इंडिकेटर बन गई कंजम्पशन स्ट्रेंथ का। समझ में आया? तो हमारे पास टू व्हीलर, पैसेंजर व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल सभी की यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है और वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर बन जाता है। इसके अलावा कुछ और इंडिकेटर्स की बात करते हैं। जैसे जो बैंक क्रेडिट दे रहा है, बैंक जो लोन देता है वो भी हाइयर है और ई वे बिल जनरेशन यहाँ पर बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई हमारी इंप्रूव हो रही है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स
सो पीएमआई एक 4 मंथ हाई हमें यहाँ पर हिट कर रही है, जो कि सजेस्ट कर रही है एक्सपेंशन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में। सो हमारे पास अदर हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे। बैंक क्रेडिट इंक्रीज हो गया, ई वे बिल जनरेशन बढ़ गया, तो यहाँ पर ज्यादा गुड्स का मूवमेंट होगा। पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग हमारी 4 मंथ हाई हो गई। सो ये सभी इंडिकेटर्स मिलकर दिखाते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी और कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो रिकवर हो रही है। कंट्रीब्यूशन इंपोर्ट्स का जीएसटी ग्रोथ में क्या रहा? सो अनदर फैक्टर जो कि यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है जीएसटी कलेक्शंस को, वो एक हायर इंपोर्ट एक्टिविटी रही। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि देखो, अगर मैं ये देखूं कि जीएसटी रेवेन्यू कहाँ से आता है, तो एक तो डोमेस्टिक आता है, एक इंपोर्ट से आता है। ये जो डोमेस्टिक जीएसटी ग्रोथ रही है तो 5.3% रही, और जो बाकी रेवेन्यू ग्रोथ आई है वो इंपोर्ट से आई है। इसका मतलब डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बहुत यहाँ पर आपका बढ़ा है, लेकिन साथ साथ इंपोर्ट भी हमारे बढ़े हैं। अब यहाँ पर ये स्टेट लेवल वेरिएशंस की भी बात करते हैं इसके बाद में, जिसमें कि आप देखेंगे कि इंटर स्टेट वेरिएशंस में जीएसटी परफॉर्मेंस के ये बोलते हैं कि जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है, डिस्पाइट दिस जीएसटी रेवेन्यू ट्रेंड्स हमारे अक्रॉस द स्टेट्स अगर देखें तो कर्नाटका और तेलंगाना काफी स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पर ग्रोथ शो कर रहे हैं। यहाँ पर लार्ज सर्विस सेक्टर है, पर्टिकुलरली आईटी और प्रोफेशनल सर्विसेज। तो इनकम हमारी अमंग सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयज जा रही है, जो कि अर्बन कंजम्पशन डिमांड को बूस्ट करती है, और जीएसटी कलेक्शन राइज हो रहा है। सो आप देखेंगे कि जो हायर सैलरीज होती है सर्विस सेक्टर में, वो एक रीजन बनी है हायर कंजम्पशन का। लेकिन अगर मैं बात करूं तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन देखा गया, क्योंकि सीजनल डिमांड चेंज हुई है, लोकल इकोनॉमिक फैक्टर्स रहे, और स्टैटिस्टिकल वेरिएशंस भी यहाँ पर देखे गए हैं। तो यहाँ पर एसजीएसटी रेवेन्यू तमिलनाडु का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का चेंज हुआ है। पॉसिबल रीजंस में सीजनल डिमांड फ्लक्चुएशंस, स्टेट स्पेसिफिक कंजम्पशन पैटर्न्स और स्टैटिस्टिकल एनोमलीज यहाँ पर बोली गई हैं। तो डाइवर्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है अक्रॉस इंडियन स्टेट्स देखा जा रहा है। जीएसटी एंड द फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। अब ये कहते हैं कि देखो, जीएसटी जो है इसने फॉर्मल इकोनॉमी को एक्सपेंड करा है। वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट जो रही जीएसटी की, वो यही रही है कि बिजनेसेस को फॉर्मलाइज किया गया। 2017 में 60 लाख बिजनेसेस को अप्रोक्सीमेटली फॉर्मलाइज करा गया, और अप्रैल 2025 तक यही नंबर 1.5 करोड़ तक पहुंच गया। तो बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस जो है वो फॉर्मल इकोनॉमी में एंटर कर पाए और जीएसटी सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर से एक फॉर्मल टैक्स सिस्टम हमारे पास बना, जिसमें टैक्सेस कंप्लायंसेस, ट्रांसपेरेंसी और एक्सेस टू क्रेडिट दी गई। लेकिन इंडिया के पास अभी भी एक लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर है, और अगर हम देखें इनफॉर्मल इकोनॉमी हमारी अभी अबाउट 45% ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड है। ठीक है, सो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो लार्ज पार्ट है इकोनॉमी का, वो अभी भी यहाँ पर फुल टैक्स कंप्लायंस से बाहर है। ठीक है, अभी भी एक बहुत बड़ा पार्ट हमारा फुल टैक्स कंप्लायंस से बाहर है। इम्पोर्टेंस क्या है कि यहाँ पर जीएसटी कंप्लायंस इंप्रूव करने का? देखो, अगर यहाँ पर हम देखें, ये एडिटोरियल ये बोलता है कि सबसे पहले तो ना आपको कुछ यहाँ पर स्टेप्स लेने पड़ेंगे। फाइन, तो ये बोलते हैं कि जो जीएसटी कलेक्शन है वो इम्प्रूव हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन जो रिफॉर्म्स है वो भी नेसेसरी है। तो सबसे पहले तो ये जो जीएसटी प्रोसीजर्स है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इजियर बनाओ स्मॉल फॉर्म्स के लिए कि वो जीएसटी में एंटर कर पाए, और जो कॉम्प्लेक्सिटी है जीएसटी रिटर्न्स की उनको थोड़ा कम करो, जो रिटर्न फाइलिंग है उन्हें आसान बनाओ। फिर ये बोलते हैं कि इसके अलावा यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन है जीएसटी रूल्स की, मैं एक एग्जांपल आपको ना जीएसटी रूल्स की इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड अभी देती हूँ, 2 मिनट दो। ठीक है, पहले से देख लेते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास में कंफ्यूजन जो है जीएसटी प्रोविजंस में, उसको भी हमें अवॉइड करना है, फास्टर रिफंड्स देने चाहिए। तो ये सारी बातें करते हैं। अब ना एक एग्जाम्पल आपको बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड मैं प्रोवाइड करती हूँ कि किस तरीके से जो जीएसटी है वो हमारे लिए यहाँ पर अजीब अजीब तरीके के प्रॉब्लम्स लाता है। सो बैंक है, अब बैंक जो है वो यहाँ पर जीएसटी रूल्स की अगर हम बात करें, इसके अलग अलग स्टेट में ब्रांच है। अब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जीएसटी के ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑफिसर हैं इनकी इंटरप्रिटेशन अलग है, इनकी 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 अलग है। अब जो बैंक है उनको जीएसटी फाइल करने में, कंप्लाई करने में रीजनल वो देखनी पड़ेंगी कि रीजनल ऑफिसर्स क्या चीजें डिमांड कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली फॉलो करना है।
तो बैंक्स ना बहुत ज्यादा यहाँ पर परेशान हुए हैं इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड। तो अपन क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे पास में ना कंफ्यूजन बहुत है जीएसटी के प्रोविजंस में। फाइन। सो कंप्लीट प्रोसीजर जो है हमारे पास में यहाँ पर अगर वो कॉम्प्लेक्स होते हैं तो स्मॉल बिजनेसेस को डिस्करेज करते हैं कि वो फॉर्मल टैक्स सिस्टम को ज्वाइन करें। अब बैंक के ऊपर पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम उनको बहुत ज्यादा होती है। फिर आते हैं एफिशिएंट रिफंड मैकेनिज्म। सो डिलेज हमारे जीएसटी रिफंड्स में जब होते हैं तो कैश फ्लो प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं बताती हूँ, मेरा भाई है छोटा, तो उसने क्या किया था, बिजनेस शुरू किया था, इज माय कजन। उसने बिजनेस शुरू किया। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, वो मिलता है 1 साल के बाद में अप्रोक्सीमेटली, शायद 1 क्वार्टर के बाद में, ऐसा कुछ रहता है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी उसको, कि जब उसको फंड्स की जरूरत थी तब फंड्स नहीं आ पा रहे थे, और अच्छा खासा अमाउंट जो है वो उसका आईटीसी में जा रहा था। ठीक है। तो हमारे पास में इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये भी क्या कर रही हैं, ये छोटे बिजनेसेस जो न्यू बिजनेसेस होते हैं उनको यहाँ पर दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये भी हमें थोड़ा सा देखना होगा कि अगर ये हमारे पास किए जा रहे हैं रिफंड्स, तो जैसे 30 दिन के अंदर अंदर बोल रहे हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर जब आपको फॉर्म कंप्लीट किया उसके बाद रिफंड जो है वो प्रोसेस किया जाएगा, अदरवाइज उस पर कुछ इंटरेस्ट वगैरह लग जाएगा। तो ये लोग टाइम पर बस इतना ही कर दे वही काफी है, इंटरेस्ट तो ये क्या ही पे करेंगे। चलो, कैश फ्लो प्रॉब्लम्स हमारे बिजनेसेस के लिए आती हैं, स्पेशली एक्सपोर्टर्स के लिए। रिफंड प्रोसेसिंग यहाँ पर इम्प्रूव करनी होगी ताकि आप कंप्लायंसेस को एनहांस करो और जो ट्रस्ट है टैक्स सिस्टम में वो भी इम्प्रूव करो। फाइन। चलो नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे इफेक्टिव जीएसटी ट्रिब्यूनल्स। तो जो जीएसटी डिस्प्यूट्स है उनमें एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म देखा जाता है। जीएसटी ट्रिब्यूनल्स यहाँ पर टैक्स डिस्प्यूट्स को क्विकली रिजॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर कंसिस्टेंट इंटरप्रिटेशन हो रही है टैक्स रूल्स की। हमने शायद लास्ट क्लास में देखा था, आई थिंक मैंने आप लोगों को एडिटोरियल में बताया था कि जो एनसीएलटी है ना, हाँ एडिटोरियल में बताया था कि जो एनसीएलटी है उसके पास तो बहुत बड़ा बैकलॉग है, वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जीएसटी ट्रिब्यूनल्स ऐसा नहीं है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब हमारे पास में एक्सेसिव एनफोर्समेंट को हमें अवॉइड करना होगा। कंप्लायंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ओवर जीलस यहाँ पर आप एनफोर्समेंट कर रहे हो एज अ टैक्स अथॉरिटी, वो आपको अवॉइड करनी होगी। ठीक है। तो ये कहते हैं कि देखो अथॉरिटीज टारगेट कर रही थी टी वेंडर्स को कर्नाटका में उनके यूपीआई ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पर। इस तरह के जो एक्शंस है ना वो स्मॉल बिजनेसेस को डिस्करेज करते हैं कि वो फॉर्मल सिस्टम में एंटर कर पाए। फाइन। तो यहाँ पर फियर आ जाता है लोगों के बीच में और फॉर्मलाइजेशन डिस्करेज हो जाती है। ये जो टैक्स एनफोर्समेंट है ये बैलेंस होनी चाहिए, प्रपोर्शनेट होनी चाहिए, स्पेशली माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। ठीक। फिर आते हैं बैलेंसिंग टैक्स रिफॉर्म्स विद ईज ऑफ कंप्लायंस। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि टैक्स रिफॉर्म्स जो है वो केवल और केवल फोकस आपके रेट चेंजेस पर ना करें, ईज ऑफ कंप्लायंस, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स और सपोर्ट करें स्मॉल बिजनेसेस को। अगर ये इंप्रूवमेंट्स नहीं होते हैं तो जीएसटी आपके बर्डनसम रहेंगे फॉर मैनी एंटरप्राइजेस। ठीक है। तो सक्सेसफुल टैक्स रिफॉर्म्स की जरूरत है, दो पैरेलल स्ट्रेटेजीज होती हैं। लोअर टैक्स बर्डन हमें जरूरी होता है जहां जहां, और कंप्लायंसेस को इजियर बनाना है। अगर बिजनेसेस को कंप्लायंस सिंपल लगेंगे तो टैक्स बेस यहाँ पर अपना नेचुरली एक्सपेंड कर जाएगा। अब यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा एडिटोरियल आपने पढ़ा, इसमें आपको कौन सा कॉन्सेप्ट याद आ रहा है बताओ? लेफर कर्व पढ़ा था, लेफर कर्व याद है आप लोगों को? लेफर कर्व में हमने क्या देखा था? लेफर कर्व में हम यही तो देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारा टैक्स रेट्स हैं अगर वो बहुत हाई होते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉल कर जाती है और टैक्स रिवेन्यू जो है वो भी हमारे फॉल करते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है ये आपका लेफर कर्व को भी यहाँ पर दिखाता है, जो कि यहाँ पर यू शेप्ड रिलेशनशिप टैक्स रेट्स और गवर्नमेंट रेवेन्यू के बीच में दिखाते हैं। एक ऑप्टिमल टैक्स रेट की बात करते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर हमारे पास में मैक्सिमाइज कर देते हैं रेवेन्यू को। अगर 0% टैक्स होगा तो कोई रेवेन्यू नहीं होगा और 100% पर कोई इंसेंटिव काम करने के लिए नहीं बचेगा। तो हमें नॉर्मल रेंज में अगर टैक्स रेट्स बढ़ाए जाएंगे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, और अगर हमारे पास में प्रोहिबिटिव रेंज में है तो हमारे पास में क्या होगा, टैक्स रेट्स लोअर करने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। फाइन, समझ में आ गया किस तरीके से ये बनता है? तो ये इस तरीके से आपका पूरा का पूरा बनेगा। ठीक है। तो अगर इस पीक के बाद में आप टैक्स रेट्स को कम करोगे तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा। फाइन। और इसमें आपको टैक्स रेट्स को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर टैक्स रेट्स आप 0 कर देते हो
तो यहाँ पर आपको कोई ग्रोथ नहीं दिखाई देगी। दोनों सिचुएशन में सेम चीज है। फाइन, चलो। तो जीएसटी आपको पता है एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स लगा था गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। 2017 जुलाई 1 में आया था। अरुण जेटली साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पर। जीएसटी स्टेट को जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है बाय स्टेट गवर्नमेंट, टैक्स प्योरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, टैक्स रेवेन्यू की, ताकि यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ को चेंज कर सके। ई वे बिल में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, ताकि ट्रांसपोर्ट करें गुड्स को अबव अ सर्टेन वैल्यू। फॉर्मलाइजेशन में बिजनेसेस मूव करते हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी से रेगुलेटेड टैक्स सिस्टम में। एनालिटिकल कवे क्या रहेगा कि जीएसटी कलेक्शन ये दिखा रहा है हमारे पास में इंप्रूवमेंट की, कंजम्पशन डिमांड बढ़ी है और इकोनॉमिक जो है वो रिकवर कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं पॉजिटिवली जो हमारे टैक्स रेट कट हुए हैं। परफॉर्मेंस हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रही है और सस्टेन करने के लिए हमें कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत होगी। कंप्लायंस सिस्टम में सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स होने चाहिए और यहाँ पर बैलेंस एनफोर्समेंट हमारी टैक्स अथॉरिटीज करें, ठीक है, जो इनको नहीं आता है। चलो इनफॉर्मल सेक्टर रेजिलियंस, व्हाट द न्यू जीडीपी सीरीज रिवील्स अबाउट इंडियाज इनफॉर्मल इकोनॉमी। देखो हमारे पास में यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर क्या देखा गया कि हमारी जो इंडियन इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो बहुत हाई है, 90% लोगों का है। तो ये जो एडिटोरियल है ये दिखाता है कि ये जो नई जीडीपी सीरीज है ये क्या चीजें यहाँ पर हमारे बता रही है इंडिया की इनफॉर्मल इकोनॉमी के बारे में। इनका कहना है कि इंडिया जो है उसका बेस ईयर यहाँ पर जब जीडीपी कैलकुलेशन के लिए बदला 2022 से 23 बन गया। तो ये दिखा रहे हैं कि करंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, रियल स्टैट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। और जो न्यू नेशनल अकाउंट सीरीज है ये मॉस्पी लेकर आया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो कि पहले हम कौन सा बेस ईयर यूज कर रहे थे 2011-12 कर रहे थे, अब कौन सा कर रहे हैं 2022-23, ठीक है, 2 बार बताया है ताकि यहाँ पर याद हो जाए। अब अगर बेस ईयर हमारा अपडेट हो रहा है तो हम न्यू इंडस्ट्रीज को इनकॉर्पोरेट करेंगे, नए डेटा सोर्सेस लेंगे और जो हमारी इकोनॉमिक चेंजेस हैं वो स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक चेंजेस को हम अपने पास में यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। तो मॉस्पी ने एक न्यू नेशनल अकाउंट सीरीज निकाली 2022-23 में एज द बेस ईयर इन फरवरी 2026। अब यहाँ पर पहले जो था 11-12 था जो आउटडेटेड हो चुका था। फिर बहुत सारे स्ट्रक्चरल शॉक्स आए जो कि यहाँ पर आपके डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, कोविड-19 पैंडेमिक, और हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी, अफेक्ट भी हुई। और फिर हमारे पास एमएसएमई जो थी और इनफॉर्मल सेक्टर, इनको ज्यादा अफेक्ट हुआ। तो अगर जीडीपी सीरीज हम यहाँ पर अपडेट करेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट एस्टिमेट दे पाएंगे इंडिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और ग्रोथ का। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि कुछ इंप्रूवमेंट्स आए हैं न्यू जीडीपी मेथोडोलॉजी में। तो जो नया जीडीपी सीरीज है इसने डेटा क्वालिटी इंप्रूव करी है, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले भी पुराने आर्टिकल्स में भी देखा था कि न्यू जीडीपी सीरीज से जो डेटा क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है, बेटर कवरेज होगा कॉर्पोरेट सेक्टर का। और यहाँ पर अब हमारे पास मल्टी एक्टिविटी एंटरप्राइजेस जो है उनमें भी हम यहाँ पर एक्टिविटीज को सेपरेट करेंगे ताकि ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट हो अक्रॉस हमारा जो भी आउटपुट निकल कर आ रहा है। तो इनका कहना है कि देखो सबसे पहले तो मल्टी एक्टिविटी कंपनीज जो है उनको सेपरेट करा गया अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, तो हमारे पास बेटर कॉर्पोरेट सेक्टर का डेटा आएगा। दूसरा ये कहते हैं कि जो कवरेज है इनफॉर्मल फॉर्म्स का, फिर यहाँ पर और क्या चीजें बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जो कवरेज है इनफॉर्मल फॉर्म्स का वो बेटर होगा। सर्वे डेटा हमारे अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस का इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हमारे पास में अनइनकॉर्पोरेटेड मतलब हमने उनको ना तो रजिस्टर किया है किसी भी तरीके से, राइट। तो यहाँ पर एनुअल एंटरप्राइज सर्विस निकालेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा सेट्स निकालेंगे। जैसे इनकॉर्पोरेटेड होता है एमसीए के अंडर प्राइवेट फॉर्म रजिस्टर की, एलएलपी रजिस्टर की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर पार्टनरशिप रजिस्टर की, ये सब कुछ नहीं हो रखा। उन कंपनीज को भी अब हम लेकर चलेंगे, उन फैक्ट्रीज को भी, या फिर सॉरी ना कंपनी ना फैक्ट्रीज, उस इकोनॉमी को जैसे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। तो हमारा जो एस्टिमेट है सेक्टर्स का वो इम्प्रूव होगा स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, सर्विसेज, इन सभी को लेकर। फाइन। तो यहाँ पर हमारे पास में जो डेटा है जीएसटी फाइलिंग से रिलेटेड और अदर ऑफिशियल सोर्सेज से रिलेटेड उसको हम यूज करते हैं। न्यू सर्वे डेटा हमारे पास में आ पाएगा अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस का। फिर ये कहते हैं डबल डिफ्लेशन मेथड। तो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में हम यहाँ पर बेटर मेजर ले पाएंगे रियल आउटपुट का, जिसके लिए डबल डिफ्लेशन मेथड यूज करेंगे। इसके अलावा ये बोलते हैं कि अब हम यहाँ पर जो सप्लाई यूज टेबल्स हैं वो यूज करेंगे। तो रिवाइज सीरीज हमारे पास जीएसटी फाइलिंग्स बढ़ाएगी, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डेटाबेस हमारा इंप्रूव हो जाएगा
और कैप्चर करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी को ज्यादा एक्यूरेटली। तो हमारे पास जो डबल डिफ्लेशन की बात कर रहे हैं उसका क्या मतलब है, जो रियल वैल्यू एडेड है, आउटपुट प्राइस एडजस्टमेंट क्या की और इनपुट प्राइस एडजस्टमेंट हमारे पास क्या की, उनका डिफरेंस निकालने के बाद में ज्यादा एक्यूरेट एस्टिमेट रियल इकोनॉमिक ग्रोथ का हमारा निकल पाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से हमें इसके साथ जाना है। तो प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स जो है वो भी अब हमारे ज्यादा एक्यूरेटली अलाइंड रहेंगे अगर हम सप्लाई एंड यूज टेबल्स को यूज करते हैं। तो प्रोडक्शन साइड, एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है, तो सप्लाई एंड यूज टेबल फ्रेमवर्क कंसिस्टेंसी हमारे नेशनल अकाउंट्स में लाएगा। न्यू बेस ईयर का इम्पैक्ट क्या होगा, तो यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर देंगे जो डिस्टॉर्शन मेजर इकोनॉमिक शॉक की वजह से हुए, जैसे डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी रोल आउट, पैंडेमिक डिस्ट्रप्शंस। तो जो न्यू जीडीपी सीरीज है वो ब्रॉडली अलाइंड है प्रीवियस वन के साथ में। अब इंडिकेटर्स इन्होंने दिए कि जो न्यू टू ओल्ड सीरीज की तरफ अब हम आ रहे हैं, ठीक है। रेशियो देखते हैं, जीडीपी का 96.4% है, ग्रॉस वैल्यू एडेड का 96.4, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का अगेन यहाँ पर आपका इस तरह का ही है। सो ओवरऑल हमें यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि भाई जो हमारे जो नंबर्स चेंज हुए हैं कोई खास यहाँ पर डिफरेंस तो नहीं आया है, लेकिन अब हम इसका अलाइनमेंट बेटर कर पा रहे हैं। और जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 90.3% है। सो रिवाइज सीरीज यहाँ पर ड्रामेटिकली मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर को ऑल्टर या चेंज नहीं कर रही है, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स की बात करें तो हमारे पास में जो जीडीपी एस्टिमेट्स हैं अब वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉमिनल ग्रोथ दिखा रहे हैं। मीनिंग नॉमिनल ग्रोथ कौन सी होती है, जिसको हम इन्फ्लेशन लेकर चलते हैं साथ में, और रियल वाले में इन्फ्लेशन एक्सक्लूड कर देते हैं। तो 2023-24 में 11%, 24-25 में 9.7 और 25-26 में 8.6%। तो स्टेबल इकोनॉमिक एक्सपेंशन है डिस्पाइट यहाँ पर ग्लोबल अनसर्टेनिटीज देखी जा रही है। फाइन। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर मेजरमेंट है वो बेटर हो गया है। अब हमारे पास स्मॉल ट्रेडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, माइक्रो एंटरप्राइजेस ये सभी आ जाएंगी जो कि कोई फॉर्मल अकाउंट यहाँ पर यूजुअली मेंटेन नहीं करती हैं और आउटसाइड फुल टैक्स कंप्लायंस रहती थी। अब यहाँ पर इनकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास में बेटर ग्रोथ देखी जा सकती है और हमारा जो आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो भी जैसे कि यहाँ पर 12.9% बढ़ा 2023-24 में, 24-25 में 9.7। तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हम देखें तो काफी बेटर रही है। और यहाँ पर जो डर था कि कोलैप्स हो रहा है इनफॉर्मल सेक्टर का वो भी काफी एग्जैगरेटेड नंबर लगा, क्योंकि अब हमें ये समझ में आया कि ऐसा कुछ नहीं है। फाइन। अब ये बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर की कि इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन इकोनॉमी में। तो इनका कहना है कि एक मेजर कंपोनेंट जो है इंडियन इकोनॉमी का वो इनफॉर्मल सेक्टर रहेगा और यहाँ पर 40 से 46% ग्रॉस वैल्यू एडेड ये कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें कि 45% जीबीए, ग्रॉस सेविंग 60 to 67% और जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है वो 42 से 43% के अराउंड हो रहा है। सो इनफॉर्मल एंटरप्राइजेस यहाँ पर एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रही है एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी में। सो व्हाट आर द की फाइंडिंग्स। इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो अभी भी रेजिलिएंट है। एक मेजर कंसर्न देखा गया था रिसेंट ईयर्स में जो कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से रिलेटेड था और इकोनॉमिक शॉक से रिलेटेड, वो अब सीवियरली डैमेज कर रहा है इनफॉर्मल सेक्टर को। फिर ये बोलते हैं कि जो न्यू जीडीपी सीरीज है वो अदरवाइज सजेस्ट करती है। सो हमारे पास में जो सेक्टर है 2023-24 का, उसमें आप देखेंगे कि इनफॉर्मल सेक्टर जीवीए ग्रोथ 12.9% और यहाँ पर 9.7, ओवरऑल इकोनॉमी 10.7% और यहाँ पर आपके पास 9.6% देखी गई है। फाइन। तो हमारे पास में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो ग्रोथ है वो स्ट्रांग है और एक स्ट्रक्चरल वीकनेस है। इन्वेस्टमेंट रेशियो में जो कैपिटल फॉर्मेशन रिलेटिव टू आउटपुट है वो लो रहेगा। सो इन्वेस्टमेंट टू जीबीए रेशियो हमारा काफी कम है, इनफॉर्मल सेक्टर में केवल 33 से 34% है, लेकिन अगर हम देखें फॉर्मल सेक्टर में तो ये 38% के अप्रोक्सीमेटली चलता है। सो इनफॉर्मल सेक्टर ग्रोथ अच्छी दिखा रहा है, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट हमें और ज्यादा चाहिए जो हमें नहीं मिल पा रही है। तो ये बोलते हैं कि जो इनफॉर्मल बिजनेस है उनको अपनी लोअर कैपिटल इंटेंसिटी को देखना होगा। यहाँ पर कम इन्वेस्टमेंट हो रही है मशीनरी, टेक्नोलॉजी और इंफ्रा में, और ये गैप जो है वो इतना बड़ा नहीं है कि ये मेजर क्रेडिट डिस्टॉर्शंस हमें शो कर पाए। सो लोअर इन्वेस्टमेंट ये सजेस्ट करते हैं
कि हमारे पास जो फर्म साइज है वो स्मॉलर है, प्रोडक्टिविटी हमारी कम है और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हमारा काफी लिमिटेड है। तो डिक्लाइनिंग सेविंग शेयर्स, अनदर कंसर्न क्या है कि इनफॉर्मल सेक्टर्स का शेयर ऑफ सेविंग्स जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि हमारे पास में एक तो प्रॉफिटेबिलिटी इनकी शायद कम हो रही है, ये रीजन हो सकता है, या फिर इनपुट कॉस्ट इनकी बढ़ गई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है कि भाई कितने में सामान बन रहा है ना, या जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, डे टू डे ऑपरेशंस जो आप कर रहे हो उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है। तो सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यही हमारी इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस कर रही है। तो ये बोलते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी इनकी इंप्रूव करनी होगी, ताकि यहाँ पर जो ये सेविंग्स इनकी लोअर हो रही है, ठीक है, इनको हम यहाँ पर रोक पाए और यहाँ पर बिजनेसेस जो है वो ग्रो करें। अब कॉन्ट्रडिक्शन सर्वे बेस्ड एविडेंसेस से देखते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पजल देखी गई कि जो न्यू जीडीपी डेटा है वो तो ये दिखाते हैं कि स्ट्रॉन्ग इनफॉर्मल सेक्टर ग्रोथ है, लेकिन जो क्वार्टरली सर्वेस हो रहे हैं अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस के, वो डेटा कुछ और है। तो कुछ तो डिस्क्रिपेंसी है जो कि यहाँ पर ये बता रही है कि भाई ट्रांसपेरेंसी थोड़ी लेकर आओ और जो डेटा डिस्क्लोजर्स है वो भी आपको करने पड़ेंगे। फाइन, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कुछ तो अभी भी डेटा जो है वो आपके पास कंसिस्टेंट या प्रॉपर नहीं है। अब यहाँ पर ये बोलते हैं आगे कि जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है वो इतना स्टैग्नेंट कैसे है। तो अनदर कंसर्न क्या है कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो हमारी इकोनॉमी में है वो भी सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ी। और कल ही मैं न्यूज देख रही थी कि जो एफआईआई कैपिटल आउटफ्लो है वो भी बहुत ज्यादा हाई नंबर पे जा रहा है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक रीजंस और बेटर से ग्लोबल वोलेटिलिटी। तो ये बात करते हैं कि हमारे पास में जीडीसीएफ और जीडीपी, ठीक है, रेशियो हमारे पास 31.9% का रहा। इसके बाद में 2024-25 में 31.6 का, और हमारे पास 25-26 में 31.7% का। तो अगर सस्टेन्ड हाई ग्रोथ चाहिए तो इंडिया को आइडियली चाहिए कि इन्वेस्टमेंट रेट्स हमारे 35 से 36% से ऊपर रहे। ठीक है, अब ये आगे ये बोलते हैं कि भाई देखो पॉलिसी इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे। तो हमें ना सेवरल पॉलिसी प्रायोरिटीज रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो जो इनफॉर्मल सेक्टर है इसमें मिलियंस ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस आती हैं, तो पॉलिसी सपोर्ट लेकर आओ कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हो, फाइनेंस की एक्सेस दी जाए और मार्केट लिंकेज इंप्रूव हो। हम यहाँ पर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को एनकरेज करें। तो बहुत सारे इनफॉर्मल बिजनेसेस हैं जो कि लो प्रोडक्टिविटी लेवल्स के साथ ऑपरेट करते हैं। तो स्किल्स को, टेक्नोलॉजी को, सप्लाई चेन्स को आपको इम्प्रूव करना है ताकि हम प्रोडक्टिविटी को एनहांस करें और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएं। समझ में आया? तो यहाँ पर बेसिकली ये बोलते हैं कि एक तो ना कैपिटल फॉर्मेशन जो हो रहा है एमएसएमईज में उसको थोड़ा सा एनकरेज करो, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करो। फिर ये बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी और स्किल अपग्रेड करोगे तभी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और जो स्मॉल फर्म्स हैं इनको लार्ज सप्लाई चेन के साथ में क्यों नहीं लिंक कर रहे हो, मार्केट लिंकेजेस स्ट्रेंथन करो, ताकि यहाँ पर हमारे पास जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो भी डिजिटल टूल्स, मॉडर्न प्रोडक्शन मेथड्स को यहाँ पर अडॉप्ट करें और इनोवेशन सपोर्ट हो पाए। सो हमारे पास में जो न्यू जीडीपी सीरीज है वो एक हमें इंपॉर्टेंट इंसाइट दे रही है कि जो फॉर्मल इकोनॉमी है वो तो हाई प्रोडक्टिविटी और कैपिटल इंटेंसिव है, लेकिन इनफॉर्मल इकोनॉमी आज भी लेबर इंटेंसिव और स्मॉल स्केल पर है। और अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो ग्रेजुअल फॉर्मलाइजेशन आपको करना होगा, लेकिन इनफॉर्मल लाइवलीहुड को डिस्ट्रॉय कर नहीं करना है वो काम। तो इनोवेशन लेकर आओ, इंडस्ट्रियल अपग्रेडिंग करो। तो इनोवेशन, लीगेसी इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज, ये सारी चीजें यूनियन बजट में भी मेंशन की गई हैं, लेकिन यहाँ पर जो रिस्क है स्मॉल एंटरप्राइजेस के सामने ज्यादा यहाँ पर रैपिडली चेंज हो रहे हैं। तो कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं आपके लिए। इनफॉर्मल सेक्टर जो कि अनरजिस्टर्ड एंटरप्राइजेस, जो मेजरली देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या इनफॉर्मल इकोनॉमी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर सेम है, आप कहेंगे बहुत सारी चीजें सेम है, लेकिन 100% सेम है ऐसा नहीं है। सो अगर मैं कभी भी आपसे बोल रही हूँ इनफॉर्मल इकोनॉमी और मैं बोल रही हूँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, these are two different things although most of the characteristics are same. फाइन, तो यहाँ पर हम इनको इंटरचेंजेबली यूज तो कर सकते हैं बट थोड़ा डिफरेंट रहता है। फाइन, समझ में आ गया? याद रखना इस चीज को, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो वैल्यू जो है आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट इनपुट यूज कर रहे हैं ताकि हम सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन जीडीपी में मेजर कर पाए।
इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स में जीसीएफ के थ्रू पता चलती है, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एंड सप्लाई एंड यूज टेबल्स में स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क यूज कर बैलेंस करते हैं प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन को अक्रॉस सेक्टर्स। तो रिवाइज नेशनल अकाउंट सीरीज हमें वाइड स्प्रेड परसेप्शन जो था कि इंडिया का फॉर्मल सेक्टर कोलैप्स कर रहा है, उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को चैलेंज करते हुए कह रही है कि हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक शॉक्स की यहाँ पर, ठीक है, इनकी वजह से ऐसा तो नहीं है कि इनफॉर्मल सेक्टर आपका कोलैप्स कर रहा है, लेकिन डेटा ये भी दिखाता है ये रेजिलिएंट रही हैं और सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती हैं आउटपुट, सेविंग और एम्प्लॉयमेंट तीनों में। लेकिन स्ट्रक्चरल वीकनेस आज भी देखी जा रही है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट कम आ रही है, सेविंग्स डिक्लाइन हो रही है और प्रोडक्टिविटी कंस्ट्रेंट्स हैं। तो इनको स्ट्रेंथन अगर हम करते हैं बेटर एक्सेस देकर फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और मार्केट लिंकेज की, तो हमारी इंडिया की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो सस्टेन कर पाएगी। क्लियर हो गया यहाँ पर पूरे एडिटोरियल में क्या बोला गया है? और एक लाइन आप अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग्स में भी बोल सकते हैं। The new national account series indicate that informal sector continues to contribute nearly 45% of India's GVA. ठीक है? This is something very important that you can even use in the introduction part अगर आपके सामने informal sector से related कुछ भी आता है। Clear? चलो next जाते हैं। डार्क पैटर्न्स डिजिटल प्लेटफॉर्म में व्हेन डिजाइन बिकम्स अ रेगुलेटरी रिस्क। ये कह रहे हैं कि भाई देखो, जब ये प्लेटफॉर्म डिजाइन हो रहे हैं ना, तब भी तो हो सकता है कि ये प्लेटफॉर्म कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनकर आए जो कि रेगुलेशन में मुश्किल खड़ी कर दे। तो यहाँ पर डार्क पैटर्न्स जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में है उनकी ये बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे जो लीगल वायलेशंस हैं, ठीक है, वो यहाँ पर इनको डार्क पैटर्न्स को ट्रीट करना पड़ेगा, रेदर देन कि हम केवल इनको मार्केटिंग ट्रिक मानकर चले। एक डार्क पैटर्न होता क्या है? एक ऐसी डिजाइन टेक्निक जो कि वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस यूज कर यूजर्स को मैनिपुलेट करती हैं कि वो अपने जो डिसीजंस हैं वो यहाँ पर अदरवाइज नहीं लेते, ठीक है, तो उनको कुछ डिसीजंस लेने पर मैनिपुलेट कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैंने आपको एक मैसेज भेजा कि ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट हरी, तो यहाँ पर जब आप वापस आओगे टाइमर रीसेट हो जाएगा और वो 1 घंटे और आगे चला जाएगा। तो एक आर्टिफिशियल अर्जेंसी जो है वो क्रिएट कर दी जा रही है। सो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से, ठीक है, एक बार थ्योरी पढ़ते हैं पहले। जो डिजिटल इकोनॉमी है इसमें वेबसाइट्स और मोबाइल फोन्स यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन इस तरीके से हो रहे हैं कि इन्फ्लुएंस करेंगे यूजर्स के बिहेवियर को। अब कुछ जो डिजाइन फीचर्स हैं वो तो हमारे पास इस तरीके के हैं कि यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करते हैं, लेकिन जो बाकी हैं वो क्या कर रहे हैं? इंटेंशनली मैनिपुलेट करते हैं कंज्यूमर डिसीजंस को। और ये जो मैनिपुलेटिव टेक्निक्स हैं ये ही डार्क पैटर्न्स कहलाई जाती हैं। सो एक कॉमन एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने वही दिया है कि अगर 2 मिनट आपके पास बचे हैं टू कंप्लीट दिस परचेज, अब यहाँ पर जब आर्टिफिशियल अर्जेंसी क्रिएट की गई उसके बाद में क्या होगा? यहाँ पर जब यूजर क्विक डिसीजंस लेंगे और सेम टाइमर आपका रीअपियर नेक्स्ट डे कर जाता है, तो अर्जेंसी मैन्युफैक्चर की गई थी रेदर देन कि वो रियल थी। सो रेगुलेटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इन इंडिया ये इसको एक डिजाइन टैक्टिक मानते हैं जो कि पोटेंशियल वायलेशन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज का। फिर ये बोलते हैं कि भाई देखो, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाना होगा। सो व्हाट आर दीज डार्क पैटर्न्स? ये बोलते हैं कि डार्क पैटर्न्स ना मैन्युपुलेटिव इंटरफेस डिजाइन्स है, ठीक है। अब यहाँ पर ये इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को। तो जो कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं उसमें क्या क्या आ जाएगा? एक तो हिडन कॉस्ट आ जाएगी, जैसे कि मान लो एक्स्ट्रा चार्जेस आपके अपीयर करेंगे जब आप चेकआउट कर रहे हो, कन्वीनियंस फी, हैंडलिंग फी, सर्विस फी। फिर आपके पास फ्री टिक द बॉक्स होते हैं, ये जो सब्सक्रिप्शन या एड ऑन्स हैं वो ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए गए। फिर आपने मान लो, यहाँ पर मेरे साथ में भी ऐसा 1-2 बार हुआ है कि यहाँ पर हमने परचेज करा और वो हमने जल्दी जल्दी में मान लो किसी और चीज में बिजी है, ये एड ऑन वाले बॉक्सेस नहीं देखे, बाद में जब पेमेंट के लिए टाइम आया ना तब मैंने देखा कि अच्छा यार ये इतना पैसे कैसे बढ़ गए। फिर मैं वापस आऊंगी, फिर उसको हटाऊंगी। तो यहाँ पर हमारे पास में यूजर्स को एक्सीडेंटली सब्सक्राइब करा दिया जाता है न्यूज लेटर्स, इंश्योरेंस, प्रीमियम सर्विसेज के लिए। तो डिफिकल्ट कैंसिलेशन है, कंपनीज जो है वो इंटेंशनली कॉम्प्लिकेट कर देती हैं कैंसिलेशन को, मल्टीपल स्टेप्स यहाँ पर इंक्लूड करेंगी, हिडन ऑप्शंस होते हैं, रिपीटेड कंफर्मेशन प्रॉम्प्ट्स आपके पास आते हैं। सो डार्क पैटर्न्स क्या है? डिजाइन स्ट्रेटजीज जो कि एम्बेडेड हैं
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में मैनिपुलेट करती हैं यूजर्स को इनटू एक्शंस जो कि वो यहाँ पर अदरवाइज नहीं लेते। और ये टैक्टिक्स जो होती हैं वो बिहेवियरल बायसेस शो करती हैं, जैसे कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसको आप लोग बोलते हो, और कंफ्यूजन ड्यूरिंग चेकआउट प्रोसेसेस। सो कॉमन एग्जांपल्स क्या क्या है? हिडन चार्जेस, एडिशनल कॉस्ट आपकी दिखेगी एट द फाइनल चेकआउट स्टेज। प्री टिक्ड बॉक्सेस दिखते हैं जब ऑटोमेटिकली एनरोल किया सब्सक्रिप्शन में। डिफिकल्ट कैंसिलेशन हो जाता है। सो कॉम्प्लेक्स स्टेप्स हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होती हैं टू अनसब्सक्राइब। फॉल्स अर्जेंसी, टाइमर्स या अलर्ट्स यहाँ पर आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट करते हैं। कंफ्यूजिंग नेविगेशन, तो जो लेआउट डिजाइन है वो इस तरीके से है कि कुछ चॉइसेस हमारे लिए हार्डर हो जाएंगी। सो इंडिविजुअली हमारे पास ये जो टैक्टिक्स है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे लिए ट्राइबल दिखेंगी, लेकिन अगर हम अक्रॉस लार्ज प्लेटफॉर्म्स इनको देखें तो ये सिग्निफिकेंटली कस्टमर की जो डिसीजन मेकिंग है इसको डिस्टॉर्ट कर रही है। फाइन। फिर यहाँ पर आता है स्केल ऑफ द प्रॉब्लम। तो रिसर्च ने ये दिखाया कि जो डार्क पैटर्न्स हैं ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स और डिजिटल सर्विसेज बहुत ज्यादा यूज करती हैं। 11,000 ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स देखी गई जिनमें कि 18 इंस्टांसेस आए डार्क पैटर्न्स के। वेंडर्स यहाँ पर ऑफर कर रहे थे थर्ड पार्टी टूल्स जो कि सच पार्टीज को अनेबल कर रहे थे एट स्केल। तो हमारी जो मैनिपुलेटिव डिजाइन है वो एक आइसोलेटेड इशू नहीं है, एक सिस्टमिक फीचर बन गई जो कि डिजिटल मार्केट प्लेसेस का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में डिफिकल्ट कैंसिलेशन वगैरह ये सारी चीजें देखी जा रही हैं। पोस्ट कॉन्टिन्यूटी रहती है, फ्री ट्रायल्स ऑटोमेटिकली आपके पेड सब्सक्रिप्शन में चले जाते हैं। यूजर्स यहाँ पर पेमेंट कब स्टार्ट हुई है रियलाइज ही नहीं कर पा रहे। सो हमारे पास में अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि इंडिया का रेगुलेटरी रिस्पॉन्स कैसा रहा। तो इंडिया एड्रेस करना शुरू कर चुकी है इन इश्यूज को रेगुलेटरी मेजर्स के थ्रू। तो हमारे पास सीसीपीए है। सीसीपीए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इन्होंने गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न्स यहाँ पर निकाले थे 2023 में, जिसमें कि इन्होंने इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर निकाला। एक्सप्लिसिटली क्लासिफाई किया कि कुछ इंटरफेस डिजाइन जो हैं वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की तरफ जाते हैं और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है। सो अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि हमारे पास में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अकाउंटेबल रखे जाएंगे ताकि मिसलीडिंग डिजाइन फीचर्स वो यहाँ पर ना प्रोवाइड करें। तो हमारी जो रेगुलेटरी मूव है वो लिंक कर रही है प्रोडक्ट डिजाइन को लीगल लाइबिलिटी की तरफ। ठीक है, तो ये एक्सप्लिसिटली डार्क पैटर्न को क्या बोल रहे हैं कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, और अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आप करते हो तो लीगल एक्शन फेस कर सकते हो। अब यहाँ पर शिफ्ट आया है रेगुलेटरी अप्रोच में, तो हमारे रिएक्टिव एनफोर्समेंट से प्रोएक्टिव रेगुलेशन की तरफ हम आ गए हैं। अर्लियर जो रेगुलेशंस होती थी वो फोकस्ड होती थी प्रीवियसली पॉलिसीज, टर्म्स, कंडीशन, लीगल डिस्क्लोजर्स के ऊपर, लेकिन अब रेगुलेटर्स यहाँ पर प्रोडक्ट डिजाइन को ही यहाँ पर चेक कर रहे हैं, जिसमें कि यहाँ पर एक मेजर शिफ्ट देखा गया। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि पॉलिसी क्या कहती है, अब क्वेश्चन ये है कि कैसे जो प्लेटफॉर्म है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है यूजर्स के डिजाइन को। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि करंट रेगुलेटरी अप्रोच हमारी प्रिवेंटिव कंप्लायंसेस की तरफ जाती है। सीसीपीए ने इशू किए हैं एडवाइजरीज, ठीक है, जिसमें कि प्लेटफॉर्म्स इंटरनल ऑडिट्स अपने यूजर इंटरफेसेस की कंडक्ट करते हैं, पोटेंशियली मैनिपुलेटिव डिजाइन प्रैक्टिसेस आइडेंटिफाई करते हैं, कंप्लायंस डिक्लेरेशंस यहाँ पर जहां पर भी नेसेसरी हैं वो सबमिट की जाएंगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सो एक शिफ्ट आई है प्रोएक्टिव सुपरविजन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ। अभी कहते हैं कि भाई ये जो डार्क पैटर्न्स है ये मल्टी लेयर्ड लीगल रिस्क को क्यों यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो देखो डार्क पैटर्न्स जो हैं वो एक लॉ के अंडर तो आएंगे नहीं, ट्रिगर करते हैं मल्टीपल रेगुलेटरी वायलेशन साइमल्टेनियसली। सबसे पहले तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, इसमें आप देखेंगे कि जो मिसलीडिंग आपका इंटरफेस है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की तरफ जाता है। डेटा प्रोटेक्शन लॉज में अगर कंसेंट को ही आपने मैनिपुलेट कर दिया तो ये हमारे लिए फ्री और इन्फॉर्म डिसीजन हम नहीं ले सकते, राइट। यहाँ पर रेलेवेंट लॉ कौन सी होगी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। याद रखना फ्री इन्फॉर्म्ड अनएम्बिगुअस डेटा हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिसीजन लेने होते हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। फिर एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन की बात करते हैं। ये कहते हैं कि ये जो मिसलीडिंग क्लेम्स आते हैं ना ये वायलेट कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स को। फिर इसके बाद कंपटीशन लॉ की बात होती है कि अगर लार्ज प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लॉइट करेंगे यूजर्स के बिहेवियरल बायसेस को तो उससे रेगुलेटर्स यहाँ पर एक एक्सप्लॉइटेटिव कंडक्ट मानेंगे।
ठीक है। और यहाँ पर स्क्रूटनी हमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से भी देखने के लिए मिल सकती है। तो डिजिटल मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट है, यूजर लॉक इन मैनिपुलेटिव डिजाइन है, और हमारे पास एक सिंगल डिजाइन फीचर ट्रिगर करेगा रेगुलेटरी एक्शन मल्टीपल अथॉरिटी से। फिर आते हैं स्पेशल चैलेंजेस डिजिटल मार्केट प्लेसेस में क्या क्या है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास स्पेशल चैलेंजेस हैं डिजिटल मार्केट प्लेसेस के लिए। तो जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस हैं वो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज फेस करते हैं, कंज्यूमर्स एक्सपीरियंस करेंगे ऑन प्लेटफॉर्म, यहाँ पर इन्वॉल्व करेंगे मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स को, जैसे सेलर्स डिटरमिन करते हैं प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या है, लॉजिस्टिक पार्टनर्स अपडेट करते हैं डिलीवरी टाइमलीनेस, मार्केटिंग टूल्स जनरेट करते हैं प्रमोशनल मैसेजेस को। तो जो फाइनल यूजर इंटरफेस है वो रिजल्ट ऑफ सेवरल इंटरेक्टिंग सिस्टम्स देखने के लिए मिलता है, और जो रेगुलेटर्स हैं वो आउटकम के ऊपर फोकस करते हैं, ना कि यहाँ पर जो होराइजन है हमारे इन डिजाइन डिसीजंस का। तो ओवरऑल यूजर जर्नी में हिडन कॉस्ट आ जाती हैं, मिसलीडिंग प्रॉम्प्ट्स आ जाते हैं, कैंसिलेशन डिफिकल्ट हो जाता है, और प्लेटफॉर्म जो है वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। सो डिजाइन डिसीजंस जो होते हैं वो ज्यादा यहाँ पर मैटर करते हैं एट डिजिटल स्केल। तो आप देखेंगे कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये पर्टिकुलरली एक्सपोज कैसे होते हैं, यहाँ पर सेलर्स, लॉजिस्टिक कंपनीज, मार्केटिंग टूल्स, एल्गोरिथमिक रिकमेंडेशंस, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल रही है कंबाइंड रिजल्ट मैनी सिस्टम्स का, जो कि यहाँ पर हमारे फाइनल कंज्यूमर एक्सपीरियंस को अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनका ओराइजन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो इवन इफ मैनिपुलेशन वाज अनइंटेंशनल, लायबिलिटी स्टिल अराइज करेगी। अब ये बोलते हैं कि जो स्मॉल डिजाइन चॉइसेस हैं वो मैसिव कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आती हैं जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक मिसलीडिंग सब्सक्रिप्शन प्रॉम्प्ट हो यहाँ पर मिलियंस ऑफ यूजर्स को साइमल्टेनियसली अफेक्ट कर सकता है। एक कंफ्यूजिंग कैंसिलेशन प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ अनइंटेंडेड सब्सक्रिप्शन जनरेट कर सकता है। सो इवन सीमिंगली माइनर इंटरफेस चॉइसेस हैं, लार्ज स्केल रेगुलेटरी एंड रेपुटेशनल रिस्क हमें देखने के लिए मिलते हैं। फाइन। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि एक चेंजिंग नेचर है हमारी कंप्लायंसेस की डिजिटल बिजनेसेस में। सो जो कंप्लायंस है टेक्नोलॉजी कंपनीज में वो प्रिवेसी पॉलिसीज, टर्म्स ऑफ एक्सीलेंस, रेगुलेटरी फाइलिंग्स, इनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। लेकिन जो स्क्रूटनी है डार्क पैटर्न्स की वो एक नई डायमेंशन दिखाते हैं। रेगुलेटर्स अब प्रोडक्ट डिजाइन को ही चेक करने लग गए, मतलब कि कंप्लायंस यहाँ पर यूजर इंटरफेस आपका कैसा है, यूआई जिसको बोलते हैं, यूआई डिजाइन कैसा है, कंज्यूमर्स की जर्नी फ्लोस कैसी है, डिफॉल्ट सेटिंग्स हमारी डिजिटल सर्विसेज में किस तरह की है। तो ये बोलते हैं कि देखो ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या हो रहा था, एक मिसलीडिंग शॉप जो है वो कुछ कस्टमर्स को अफेक्ट कर रही थी। डिजिटल प्लेटफॉर्म में तो हमारे पास मैनिपुलेटिव इंटरफेस अफेक्ट कर रहा है मिलियंस को इंस्टेंटली। सो रेगुलेटर्स को डार्क पैटर्न्स को एक सिस्टमिक रिस्क की तरह देखना चाहिए, और हमारे पास में कंपनीज को क्या करना चाहिए, इंटरनल गवर्नेंस सिस्टम को यहाँ पर बिल्ड करना होगा। सो फॉरवर्ड लुकिंग कंपनीज रिस्पॉन्ड करेंगे इंटीग्रेट कर लीगल ओवरसाइट अर्लियर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ही। तो रिव्यू करेंगे हाई रिस्क डिजाइन एलिमेंट्स जैसे कि सब्सक्रिप्शन प्रॉम्प्ट्स क्या है, कंसेंट रिक्वेस्ट, यहाँ पर चेकआउट प्रोसेस, अकाउंट कैंसिलेशन प्रोसीजर्स। तो ये इंश्योर करे कि कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्टेड हैं इससे पहले कि प्रोडक्ट हमारा लाइव जाए। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हाई रिस्क पार्ट आप चेक करो डिजिटल प्लेटफॉर्म का, जैसे चेकआउट फ्लोज, सब्सक्रिप्शन प्रॉम्प्ट्स, कैंसिलेशन प्रोसेस, कंसेंट मैकेनिज्म, डिफॉल्ट सेटिंग्स। तो कंप्लायंस यहाँ पर आपका बिफोर लॉन्च होना चाहिए, ना कि आफ्टर। फाइन। फिर यहाँ पर ये ब्रॉडर शिफ्ट की बात करते हैं डिजिटल कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। तो जो डार्क पैटर्न्स होते हैं ये बिहेवियरल बाइसेस को अफेक्ट करें, एक्सप्लॉइट करें, ये मैंने आपको बताया। तो फोमो ला रहे थे, अर्जेंसी बाइस ला रहे थे, इनर्शिया बाइस ला रहे थे, कंफ्यूजन बाइस लेकर आ रहे थे। सो डिजिटल प्लेटफॉर्म इंक्रीजिंगली यहाँ पर बिहेवियरल साइकोलॉजी यूज कर कन्वर्जन रेट्स को बढ़ा रही हैं, और रेगुलेटर्स चाहते हैं कि जो कंज्यूमर चॉइसेस हो वो फेयर कंज्यूमर चॉइसेस हो। तो रेगुलेशन डार्क पैटर्न्स का एक ब्रॉडर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉलिसी में। ट्रेडिशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज फोकस करती हैं प्रोडक्ट क्वालिटी की तरफ, एडवर्टाइजिंग क्लेम्स की तरफ और कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स की तरफ। सो डिजिटल इकोनॉमी में रेगुलेटर्स फोकस करते हैं बिहेवियरल मैनिपुलेशन की तरफ थ्रू टेक्नोलॉजी डिजाइन, और ये एक न्यू फ्रंटियर बन गया डिजिटल गवर्नेंस के लिए। तो हमारे पास इंडिया जो है वो अकेला नहीं है, ऐसी कुछ रेगुलेशंस आपको यूरोपियन यूनियन डिजिटल सर्विस एक्ट में देखने के लिए मिलती हैं, यूएस में एफटीसी गाइडलाइंस चलती हैं, और यूके में चलता है कंपटीशन एंड कंज्यूमर लॉज।
ठीक है। तो ग्लोबली जो रेगुलेटर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो डिजिटल मार्केट्स हैं इनको ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाया जाए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ की कॉन्सेप्ट्स। तो स्ट्रेटेजी, डिजाइन स्ट्रेटेजीज जो कि डिजिटल इंटरफेसेस को मैनिपुलेट करने के लिए यूज की जा रही है, कंज्यूमर बिहेवियर्स को मैनिपुलेट करने के लिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका इंडिया की जो लॉ है कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, प्रिवेंट कर रही है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को। टीसीपीए यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल है, एनफोर्स करेगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज को। बिहेवियरल बाइसेस में साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं डिसीजन मेकिंग। प्लेटफॉर्म गवर्नेंस में सिस्टम्स यूज किए जाते हैं बाय डिजिटल कंपनीज ताकि एंश्योर करें कंप्लायंस विद लीगल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। अब आगे देखते हैं। सो एनालिटिकल टेक अवे क्या रहेगा कि जो इंक्रीज स्क्रूटनी है डार्क पैटर्न्स की, वो एक ग्रोइंग रिकॉग्निशन दिखा रही है कि जो डिजिटल इंटरफेस डिजाइन है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है कंज्यूमर बिहेवियर को। इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो एक्सपेंड जैसे जैसे करती जाएगी वैसे वैसे रेगुलेटर शिफ्ट करेंगे ट्रेडिशनल legal compliance towards examining how products are designed and how consumers interact with them। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए इसका क्या मतलब हुआ कि जो गवर्नेंस सिस्टम्स हैं उनको इवॉल्व होना होगा समय के साथ में। लीगल, एथिकल और डिजाइन कंसिडरेशंस को यहाँ पर कंसिडर करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। एंड इन द लॉन्ग रन प्लेटफॉर्म्स मस्ट प्रायोरिटाइज ट्रांसपेरेंट एंड फेयर यूजर एक्सपीरियंस। This will not only reduce the regulatory risk but also build a strong consumer ट्रस्ट। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यही है कि धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है रेगुलेटर्स को भी अपने रिस्क को समझते हुए इवॉल्व करना होगा। और यहाँ पर इंडिया का जो न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो इस तरह की प्रैक्टिसेस को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मानता है, यहाँ पर हमें इसके ऊपर काम करना होगा, एक्सपेंड करना है कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस को डिजिटल बिजनेसेस के लिए अक्रॉस कंज्यूमर प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन, एडवर्टाइजिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर व्हेन हॉस्पिटल्स स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग डेटा। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात किससे रिलेटेड है आपकी, कि जो प्राइवेट इक्विटी है हेल्थ केयर में। ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर इसको समझते हैं कि किस तरीके की बातें की जा रही हैं इस पूरे आर्टिकल में। देखो ये जो आर्टिकल है ये कहता है कि जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस देखा जा रहा है प्राइवेट इक्विटी का इंडिया के हेल्थ केयर में, यहाँ पर कुछ रिस्क पोज होते हैं जब हेल्थ केयर बहुत ज्यादा हैवीली फाइनेंशियलाइज्ड हो जाता है। तो प्राइवेट इक्विटी क्या है, इन्वेस्टमेंट फंड्स जो कि यहाँ पर बाई या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं उन कंपनीज में जो कि अपनी वैल्यूज को इंक्रीज करते हैं। और फिर ये जो इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, एग्जिट कर लेते हैं लेटर, जिसमें कि हाई रिटर्न्स ये चाहते हैं। ठीक है। सो टिपिकल पीई स्ट्रैटेजी क्या होगी, एक कंपनी में इन्वेस्ट करो, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करो, इसका स्केल इंप्रूव करो, फिर यहाँ पर अपने स्टेक्स 4 से 7 साल के अंदर अंदर सेल कर दो। और जो रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं वो 18 से 25% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये एक्सपेक्ट करते हैं। और इंडिया में जो पीई है वो यहाँ पर हमारे हैवीली इन्वेस्ट किए जा रहे हैं आज के टाइम में हॉस्पिटल चेन्स में, डायग्नोस्टिक नेटवर्क में, फर्टिलिटी क्लिनिक्स में, डायलिसिस सेंटर्स में, ऑन्कोलॉजी सर्विसेज में। ठीक है। ऑन्कोलॉजी कैंसर वाला रहता है। तो 2015 से अगर हम देखें अभी तक $30 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट हमें हेल्थ केयर में मिली है। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई देखो ये हमारे लिए इतना बड़ा कंसर्न क्यों बन रहा है, और पहले तो हेल्थ केयर को अट्रैक्ट कैसे कर पा रहे हैं ये पी इन्वेस्टर्स यहाँ पर इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि डिमांड बहुत इनलास्टिक है। लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट तो लेंगे ही, इंश्योरेंस पेमेंट जो हो रही है वो स्टडी कैश फ्लो दिखा रही है, अर्बन हॉस्पिटल चेन्स यहाँ पर क्विकली स्केल कर जाते हैं, और इंडिया का जो मिडिल क्लास हेल्थ केयर स्पेंडिंग है वो भी बढ़ रहा है। तो जितनी बड़ी हॉस्पिटल चेन्स होती हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे पीई बैकिंग के साथ ही चलती हैं। तो ओवर द पास्ट डिकेड्स प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंड कर रहा है आपका हेल्थ केयर सेक्टर में। इंडिया के इन्वेस्टमेंट फ्लो कर रही है, जैसे हॉस्पिटल चेन्स हो गए, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज हो गई, फर्टिलिटी क्लिनिक्स हो गए, इसके बाद में डायलिसिस सेंटर, ऑन्कोलॉजी नेटवर्क। 2015 से इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो $30 बिलियन से ज्यादा यहाँ पर अट्रैक्ट कर चुका है प्राइवेट इक्विटी में, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। और जो डील एक्टिविटी है ये यहाँ पर आपकी एक्सलरेट कर रही है कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से। तो इन्वेस्टर्स आर्ग्यू करते हैं कि जो पीई इन्वेस्टमेंट है ये प्रोफेशनलाइज करेगी हेल्थ केयर मैनेजमेंट को, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगी, एसेट यूटिलाइजेशन को एनहांस करेगी,
हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करेगी। और क्रिटिक्स का ये मानना है कि जो फाइनेंशियलाइजेशन है हेल्थ केयर की वो ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से जो पेशेंट केयर है उसकी तरफ से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ये हेल्थ केयर सेंटर्स जाने लग गए हैं। तो अंडरस्टैंड करना होगा एबिटिडा को इन हेल्थ केयर। तो एबिटिडा क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में एबिटिडा आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन भी आपका रहता है। एक का मतलब अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन सिमिलर होते हैं। डेप्रिसिएशन आप टेंजिबल एसेट में लेते हो, अमोर्टाइजेशन आप इंटेंजिबल एसेट में लेते हो। जैसे अगर एक कार निकाली 10 साल के अंदर अंदर खराब हो जाएगी, है ना, तो यहाँ पर हमारे पास में डेप्रिशिएट होता है एक भी एसेट। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास में एक ऑपरेशनल रेवेन्यू बना, ठीक है, इनकम आई, अब इनकम का एक हिस्सा मुझे इंटरेस्ट पेमेंट्स में जाना है, दूसरा हिस्सा मुझे फिर यहाँ पर पहले मैंने इंटरेस्ट पेमेंट करी जिन लोगों से लोन लिया था, इसके बाद जो बचा हुआ इनकम है उससे मुझे टैक्सेस पे करने होते हैं। टैक्सेस पे करने के बाद डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के लिए अलग से प्रोविजनिंग करनी होती है, अलग से पैसे बचाकर अलग साइड रखने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक टाइम के बाद जब कंपनी हमारी जो मशीनरी है वो डेप्रिशिएट कर जाएगी, हमें न्यू मशीनरी खरीदनी होती है। सो जितना ज्यादा एबिटिडा होता है कंपनी की वैल्यूएशन उतनी ही अच्छी होती है और एग्जिट प्राइस भी उतना ही बेटर मिलता है। सो ये जो फाइनेंशियल मैट्रिक है ये क्लिनिकल डिसीजंस को यहाँ पर अफेक्ट कर सकती है। सो इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं डिटरमिन करने में हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, प्रॉफिट मार्जिन और पोटेंशियल वैल्यूएशन जब एग्जिट होगी। तो ये बोलते हैं कि जो हेल्थ केयर्स हैं यहाँ पर कुछ क्रिटिक्स ये भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो एक्सेसिव फोकस किया जा रहा है बिट्टा पर वो मेडिकल डिसीजंस को फाइनेंशियल कैलकुलेशन की तरफ ना ले जाए। और ये हो भी रहा है। कुछ यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, आई कैन नॉट टेक द नेम इन द वीडियो, बट यहाँ पर आपके 2 से 3 हॉस्पिटल्स तो एटलीस्ट ऐसे हैं इंडिया में जहां पर ये चीज बहुत ही डायरेक्टली होती है। फाइन, if you have some doctor friends ना और you have somebody in your family as a doctor, they will let you know कि कितना ज्यादा उन पर प्रेशर होता है to bring the OPD patients towards यहाँ पर आपका इधर ऑपरेशन थिएटर। वाई? क्योंकि जब हॉस्पिटलाइजेशन होगा तभी इंश्योरेंस पे किया जाएगा। चलिए, अब ये बोलते हैं कि जो प्राइवेट इक्विटी का इन्वेस्टमेंट मॉडल है वो यहाँ पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 18 से 25% चाहता है और एग्जिट 5 से 7 साल के बीच में ले लेते हैं। और इन रिटर्न्स को अचीव करने के लिए इन्वेस्टर्स फोकस करते हैं कि कैसे यहाँ पर जो एग्जिट मल्टीपल्स हैं उनको इंक्रीज करें। मीनिंग कि यहाँ पर बिजनेसेस को सिग्निफिकेंटली हायर वैल्यूएशन पर बेचना चाहते हैं जितने का परचेज प्राइस था, जिसमें कि रेवेन्यू बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेंगी और हॉस्पिटल नेटवर्क एक्सपेंड होगा। अब ये ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे इंसेंटिव्स भी क्रिएट किए जाते हैं जो कि रेवेन्यू को ओवर केयर प्रायोरिटाइज कर रही हैं। और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यहाँ पर हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस को किस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू, आप सच में सोचते हो कि हमारे इतनी गवर्नमेंट जो है ये लोग को इतना पता नहीं होगा कि पार्क बनाना है या हॉस्पिटल पहले बनाना है। यहाँ पर पार्क एज ए नॉट द छोटा पार्क, द बड़ा पार्क जो ये लोग बना रहे हैं कुछ हजारों करोड़ के, क्या इन्हें सच में नहीं पता होगा? क्या आपको लगता है कि ये सब अमीर पैदा हुए हैं? ज्यादातर नेता इस देश के ना गरीब से गरीब घरों में पैदा हुए हैं, ठीक है, और तब कहीं जाकर इस लेवल पर पहुंचे। और किसी भी नेता को देख लो, आधे झूठी कहानी बताएंगे, आधों के फैमिलीज यहाँ पर। अब आप देखेंगे, ठीक है, हमारे पास में यहाँ पर पूरा नेपोटिज्म चलता है पॉलिटिक्स में भी, बट उनके फादर लोग जो हैं वो तो गरीबी थे। इतने अमीर इतने बड़े ये लोग हुए हैं, क्या इनको पता नहीं है क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं? क्या इनको यही नहीं पता कि इनके डिस्ट्रिक्ट में, इनके विलेज में, इनके टाउन में क्या दिक्कतें हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड? आज के टाइम में ना अगर आप देखेंगे किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी भी पर्टिकुलर टाउन में, विलेज में आपको प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिलने वाली। एम्स दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है, यहाँ पर बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाई नहीं जा रही है। आपको पता है कोई पेशेंट बीमार हो जाता है ना तो उसके अटेंडेंट घूमते रहते हैं पूरी पूरी रात इधर उधर, इतनी बुरी हालत है। वहां एक रूम बना रखा है, अब जो आईसीयू पेशेंट्स हैं उनके जो अटेंडेंट्स हैं, अब यहाँ पर एम्स में कोई दिल्ली के पेशेंट नहीं आ रहे, सारे अलग अलग पूरे देश के कॉर्नर से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेंचेस लगा रखी हैं। अब इन बेंचेस का जो नीचे का फ्लोर है यहाँ पर लोग बिस्तर लगाते हैं और यहीं पर सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ना नहाने का ना किसी चीज का कोई वो फैसिलिटीज नहीं है। अब आ जाओ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, एक प्रॉपर रूम दिया जाएगा, ठीक है, अगर पेशेंट आईसीयू में भी है तो भी उनको 5 स्टार जैसी फैसिलिटीज दी जा रही है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी नहीं है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस भी कंट्री का स्ट्रांग रहा है ना, उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप स्ट्रांग हुई है।
लेकिन हम लोग ये सारी चीजें करते नहीं है। करते क्यों नहीं है? इसी रीजन से नहीं करते। ये जो आप इस आर्टिकल को पढ़ रहे हो, बहुत सारी चीजें तो देखो ये भी डायरेक्टली नहीं बोल सकते और मैं भी इस वीडियो में नहीं बोल सकती, लेकिन समझने वाली चीजें हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स जो फाइनेंशियलाइजेशन होता है, ये ऑल्टर कर रहा है कैसे हमारे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट करेंगे। तो ट्रीटमेंट डिसीजंस अब यहाँ पर फाइनेंशियल वेरिएबल्स बन चुके हैं। हमारे पास में यहाँ पर कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं जो कि लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे आपका कितना ऑप्टिमाइज किया जाए बिलिंग साइकिल्स के अकॉर्डिंग जाता है रेदर देन क्लिनिकल नीड्स। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट आपके वो ज्यादा ऑर्डर किए जाते हैं फ्रिक्वेंटली ताकि रेवेन्यू बढ़ाया जाए। आईसीयू बेड्स यहाँ पर एक हाई मार्जिन एसेट की तरह ट्रीट किए जाते हैं। सो ओवर टेस्टिंग हो रही है, ज्यादा डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। एक पेशेंट जिसकी ऑलरेडी बहुत तबीयत खराब है, ठीक है, उसमें एक और निडल घुसाकर ना ब्लड निकाल कर देखो कितना दर्द होता है। एंड दिस इज समथिंग आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल। बहुत प्रॉब्लम होती है। लाइक आई वाज नॉट द पेशेंट, माय मदर वाज द पेशेंट एंड दैट टाइम इट वाज लिटरली वेरी डिफिकल्ट टू सी हर इन दैट सिनेरियो। फाइन। तो यहाँ पर लॉन्गर आईसीयू यूसेज यूज किए जाते हैं। आईसीयू बेड जो है वो हायर रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि आईसीयू में भेज दो। प्रोसीजर हैवी ट्रीटमेंट किया जाता है। हॉस्पिटल्स यहाँ पर वो प्रोसीजर्स फेवर करते हैं जो कि ज्यादा बड़ी बिलिंग देते हैं इनको। और रिवेन्यू टारगेट डॉक्टर्स के लिए होगा। सो डॉक्टर्स यहाँ पर प्रेशर फेस करते हैं कि वो बिलिंग टारगेट्स को मीट कर पाए। बड़े बड़े डॉक्टर्स, ऐसा छोटा मोटे डॉक्टर्स नहीं, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट का बता रही हूँ मैं आपको। एक अच्छा खासा कार्डियोलॉजिस्ट अच्छे खासे एक्सपीरियंस के साथ में उस पर प्रेशर डाला जाता है। तो यहाँ पर जो आपको दिखते हैं ना मीडिया में न्यूज पे वो देते हुए अलग अलग इंटरव्यूज लोग कि बहुत अच्छे अच्छे फाउंडर्स होते हैं, बड़े अच्छे से मैनर से बोल रहे हैं, सेम फाउंडर्स यहाँ पर बैकयार्ड में गालियां देकर बात करते हैं अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स से। सो दैट्स हाउ दे एक्चुअली ट्रीट पीपल। आई एम नॉट सेइंग द ऑल द हॉस्पिटल चेन्स, बट यस फ्यू जो कि बहुत यहाँ पर फेमस चेन्स है। अब रिवेन्यू टारगेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक शिफ्ट हो रहा है पेशेंट सेंटर्ड केयर से रिवेन्यू ड्रिवन मैनेजमेंट की तरफ। रोल ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इन द इकोसिस्टम। अब यहाँ पर देखो हेल्थ इंश्योरेंस का एक फायदा क्या है, ये जो फालतू के बिल बना देते हैं वो यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस वाले खुद भी बना कर देते हैं और बोल देते हैं कि हमारी जो पार्टी है, ठीक है ना, जिसने यहाँ पर जिनको उन्होंने इंश्योरेंस दिया है वो भी ये अमाउंट पे नहीं करेंगे। और हॉस्पिटल्स वाले 1 मिनट में मान जाते हैं। लेकिन मान लो किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है और फिर ऐसा बिल बनेगा, तुम उनसे बोलते रह जाओ कि ये तो बहुत फालतू पैसे लगाए हैं आपने, कोई सुनने वाला नहीं है। समझ में आया? तो ये एडिटोरियल भी यही कहता है कि जो रोल है प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस का वो भी एक्सपेंशन की तरफ है। इसमें इंडिया का जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर है वो रैपिडली ग्रो कर रहा है। 20% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। प्रीमियम आपके 1 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा के जा चुके हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है जिसमें हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस कंपनीज और पेशेंट्स इन्वॉल्व है। तो एक परवर्स इंसेंटिव यहाँ पर परसीव्ड है। देखो हेल्थ इंश्योरेंस में हमेशा क्यों बोलती हूँ लेने के लिए, क्योंकि ये जो बिल्स मैं आपको बता रही हूँ ना ये मैंने देखे हैं बनते हुए। फाइन, मेरी मदर के पास तो था, खैर तो हम लोग बच गए, लेकिन जो भी है आगे बढ़ते हैं। सो हमारे पास में यहाँ पर ग्रोथ कैसे हो रही है इंश्योरेंस सेक्टर की वो देखते हैं, इंश्योरेंस फैक्टर की। तो जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है इसने स्ट्रेंथन करा इस मॉडल को। फाइन, इंश्योरेंस यहाँ पर हॉस्पिटल्स को हेल्प कर रहा है क्योंकि पेमेंट फ्लोस तो गारंटीड है और हायर बिलिंग रेट्स यहाँ पर आपके अलाउ कर दिए जाते हैं। हॉस्पिटल्स यहाँ पर क्या करेंगे, ओवर ट्रीट कर सकते हैं। इंश्योरर्स यहाँ पर डिनाई या फिर रिड्यूस कर सकते हैं क्लेम्स को। जो पेशेंट्स हैं फिर वो बेयर करते हैं इन हायर कॉस्ट को। जब आप बैठे होगे ना और पेशेंट बीमार होगा और इंश्योरेंस कंपनी का डॉक्टर कहेगा कि नहीं ये तो ऐसे होना चाहिए, आपका डॉक्टर कहेगा नहीं ये तो ऐसा होना चाहिए, और आप बैठे हो इस पेशेंट के साथ में जो इस बेड पर लेटा हुआ है, आपको लग रहा है ये सही हो जाए बस, ये जो कर रहे हैं करने, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा जा रहे हैं मैं दे दूंगा, ठीक है, जैसे भी करूंगा करूंगी कर लूंगी, लेकिन ये पेशेंट ठीक हो जाए। तो ये इस चीज का फायदा उठाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में बेयर करेंगे हायर कॉस्ट या डिस्प्यूट, जिससे कि टेंशन हमारे सिस्टम में क्रिएट होती है। तो क्या कॉर्पोरेट हेल्थ केयर ने यहाँ पर हेल्थ केयर इंप्रूव किया एक्सेस? तो आप देखेंगे जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ये एक्सपेंड कर रही है हॉस्पिटल्स को टीयर 2 सिटीज में। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हमारी इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो क्रिटिक्स का क्या कहना है, ये कहते हैं कि जो एक्सेस है ये केवल प्रीमियम हेल्थ केयर के लिए इंप्रूव हुई है, एक्सपेंड हुई है। ट्रीटमेंट कॉस्ट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में अप टू 4 टाइम्स हायर देन आपकी पब्लिक हॉस्पिटल्स हो सकती है। अब ये जो रूटीन प्रोसीजर्स हैं इसमें क्या होगा, आउटकम जो है वो डिफर कर सकता है सिग्निफिकेंटली।
तो हमारे पास में परवर्स इंसेंटिव्स, क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं कि प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रॉब्लमेटिक डायनेमिक्स, हॉस्पिटल्स इंक्रीज कर देते हैं ट्रीटमेंट या प्रोसीजर्स को, डिनाई या रिड्यूस करेंगे इंश्योरेंस क्लेम्स को, पेशेंट रिमेनिंग फाइनेंशियल बर्डन यहाँ पर बेयर करते हैं। तो जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं वो शेप कर रहे हैं बिहेवियरल अक्रॉस द हेल्थ केयर सिस्टम। चेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट फॉर डॉक्टर्स, तो यहाँ पर एक और कंसर्न ये है कि जो वर्किंग कंडीशंस हैं हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स की, ये बहुत ज्यादा चेंज हो रही हैं। कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इनको रिवेन्यू टारगेट दिया जा रहा है डिपार्टमेंट्स के द्वारा, और प्रेशर है कि ये बिलेबल प्रोसीजर्स को इंक्रीज करें। रिप्लेसमेंट हो जाती है सीनियर डॉक्टर्स की जो लोअर कॉस्ट यंगर स्टाफ है। तो टाइम जो स्पेंड किया गया पर पेशेंट वो डिक्लाइन कर जाता है जैसे जैसे हॉस्पिटल्स प्रायोरिटाइज करते हैं हायर थ्रूपुट एंड एफिशिएंसी। तो जो कंसर्न है अबाउट क्वालिटी ऑफ केयर एंड डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, वो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। सो डिबेट अराउंड एक्सेस टू हेल्थ केयर। अब ये बोलते हैं कि देखो हमारे पास में ये पूछ रहे हैं कि क्या पीई को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, तो ये कहते हैं कि नहीं, कोई भी चीज रिस्ट्रिक्ट कर कर तो काम नहीं चलेगा, हर चीज को रेगुलेट करना पड़ता है। तो पीई इन्वॉल्वमेंट हेल्थ केयर एंड डिलीवरी में भी आपको रेगुलेट करनी होगी, जिसमें कि हमारे पास में कोशिश आपको ये करनी है कि आप ओनरशिप पर कैप लगा दो, रिटर्न्स पर कैप लगाओ, मैंडेटरी री इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलो, क्लिनिकल गवर्नेंस इंडिपेंडेंस की बात करो, और प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी। एक एक करके समझेंगे, पहले से देख लेते हैं। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो क्लेम करते हैं कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स एक्सपेंशन एक्सेस बढ़ा रहा है हेल्थ केयर सर्विसेज की इंडिया में, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में स्पेशली। लेकिन एडिटोरियल कहते हैं कि किस तरह की एक्सेस बढ़ा रहे हो आप, ये तो बता दो। कॉस्ट कंपेयर कर लेते हैं, ट्रीटमेंट कॉस्ट आपकी 4 टाइम्स हायर है पब्लिक या चैरिटेबल हॉस्पिटल से। रूटीन प्रोसीजर्स के लिए भी अगर कोई जाएगा तो लिटिल डिफरेंस ही आता है मेडिकल आउटकम्स में। लेकिन एक्सपेंशन यहाँ पर प्रीमियम हेल्थ केयर की अवेलेबिलिटी बढ़ा रहा है, लेकिन अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिले इस बात की यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूड इम्पोर्टेंस की बात हो रही है आपके पब्लिक हॉस्पिटल्स के लिए। तो देखो ये बोलते हैं कि डिस्पाइट रैपिड ग्रोथ प्राइवेट हेल्थ केयर में, जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वो तो बिल्कुल इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम के लिए सेंट्रल है, और यहाँ पर मोर देन 60% इनपेशेंट केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये यहाँ पर क्रोनिक चैलेंजेस फेस करते हैं, अंडर फंडिंग, स्टाफ की शॉर्टेज है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लार्जली फोकस करेगी प्रॉफिटेबल अर्बन हेल्थ केयर मार्केट्स में, सिंपल सी बात है। लेकिन हमें अपने पब्लिक हेल्थ केयर डिलीवरी को भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। टैक्स किस बात का ले रहे हो वरना आप। पॉलिसी डिबेट, शुड प्राइवेट इक्विटी इन हेल्थ केयर बी रेगुलेटेड? यस, सम रेगुलेटरी ओवरसाइट यहाँ पर हमें जरूरी होती है, इंश्योर करेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हमारे हेल्थ केयर एथिक्स को अंडरमाइन ना कर दे। सो पॉसिबल पॉलिसी ऑप्शंस यहाँ पर क्या है कि ओनरशिप और रिटर्न्स के ऊपर कैप लगाओ, जो यहाँ पर शेयर है, ठीक है, आपका किसमें, कंपनी के अंदर ना, कंपनी के शेयर होल्डिंग में, उसको लिमिट करो, या रिटर्न्स आपकी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के क्रिटिकल हेल्थ केयर सर्विसेज में। तो लिमिट द शेयर ऑफ पीई ओनरशिप इन हॉस्पिटल्स, प्रॉफिट मार्जिन रिस्ट्रिक्ट करनी है एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज में, यहाँ पर पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स आपका री इन्वेस्ट करना है पेशेंट केयर में। फाइनेंशियल ओनरशिप जो है मेडिकल डिसीजन मेकर से उसको सेपरेट करना है। फिर हमें जो हॉस्पिटल्स हैं वो डिस्क्लोज करेंगे ट्रीटमेंट कॉस्ट एंड आउटकम्स को। तो आप देखते हैं मैंडेटरी री इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स, हॉस्पिटल्स को री इन्वेस्ट करना एक पोर्शन अपने प्रॉफिट्स का पेशेंट केयर इंफ्रा में, मेडिकल रिसर्च में, स्टाफ की ट्रेनिंग में। सेपरेशन होगा ओनरशिप एंड क्लिनिकल गवर्नेंस का। तो हेल्थ केयर जो है वो आपके मोस्ट इंडस्ट्रीज से डिफर करते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है, अर्जेंट डिसीजन मेकिंग करनी होती है, वल्नरेबल पेशेंट्स होते हैं हमारे पास। तो अनलाइक अदर मार्केट्स, पेशेंट जो है वो प्राइसेस नहीं कंपेयर कर सकते, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया था, ट्रीटमेंट नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं, और परचेज डिसीजंस में डिले नहीं ले सकते। तो एक मॉरल डायमेंशन यहाँ पर हेल्थ केयर रेगुलेशन के साथ में आपकी जुड़ जाती है। फिर ये बोलते हैं कि देखो सेपरेशन करना है ओनरशिप और क्लिनिकल गवर्नेंस का। तो यहाँ पर सेपरेट फाइनेंशियल ओनरशिप मेडिकल डिसीजन मेकिंग से होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग रखनी है, ट्रीटमेंट कॉस्ट, क्लिनिकल आउटकम, प्राइसिंग स्ट्रक्चर्स, तो कंज्यूमर अवेयरनेस को बढ़ाना है। इंश्योरर हॉस्पिटल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं इनको रेगुलेट करना होगा। तो यहाँ पर इंश्योरेंस एग्रीमेंट्स एनकरेज ना करें ओवर ट्रीटमेंट या अंडर पेमेंट प्रैक्टिसेस को। अब ब्रॉडर इशू यहाँ पर फाइनेंशियलाइजेशन एसेंशियल सर्विसेज का है। जो सेंट्रल इशू है वो ये है कि क्या हमारे जो हेल्थ केयर है दे मस्ट बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर प्रॉफिट ड्रिवन इंडस्ट्री।
सो ये जो पूरा आर्टिकल है ये कहता है कि नहीं, हेल्थ केयर क्या है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ना कि केवल एक इकोनॉमिक सेक्टर है। सो स्टेट को इंश्योर करना है अफोर्डेबिलिटी हो, एथिकल मेडिकल प्रैक्टिस और पेशेंट का प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर जब हमारे पास सेक्टर्स जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग आते हैं तो ये हैविली ड्रिवन होते हैं बाय फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स को बैलेंस करनी है इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी, सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स। और हेल्थ केयर पर्टिकुलरली सेंसिटिव होती है क्योंकि इसमें ह्यूमन लाइफ और वेलबींग आपकी इन्वॉल्व है। सो कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। पहले आता है प्राइवेट इक्विटी। इन्वेस्टमेंट फंड्स अक्वायर करेंगे कंपनीज को विद द एम की इंप्रूव करें वैल्यू और एग्जिट करें प्रॉफिट पर। एबिटा आपका एक फाइनेंशियल मेजर रहेगा ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में एक यहाँ पर जो हमारा एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर्स। फाइनेंशियलाइजेशन में इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो रहा है किसका, फाइनेंशियल मार्केट्स का और इन्वेस्टर्स का इकोनॉमिक सेक्टर्स में। ठीक है, अब ये एनालिटिकल टेक अवे आपको क्या बता रहे हैं इसमें, ये बोलते हैं कि जो रैपिड ग्रोथ है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की वो हमें देखने के लिए मिलती है इंडिया के हेल्थ केयर में। सेक्टर हाईलाइट करता है कि टेंशन अभी भी है फाइनेंशियल एफिशिएंसी और एथिकल मेडिकल केयर में। जो प्राइवेट कैपिटल है वो एक्सपेंड करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंप्रूव करेगा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को। एक्सेसिव फोकस प्रॉफिटेबिलिटी एंड एग्जिट मल्टीपल्स के ऊपर अगर होता है तो प्रायोरिटाइज करना रेवेन्यू जनरेशन हमारा रिस्क देता है ओवर पेशेंट वेलफेयर। तो हेल्थ केयर फंडामेंटली एक पब्लिक गुड है। पॉलिसी मेकर्स को जरूरी है कि वो रेगुलेटरी सेफगार्ड्स को डेवलप करें, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स को ट्रांसपेरेंसी, अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ केयर के साथ में बैलेंस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। सबसे पहले तो गाइज यहाँ पर आरबीआई का केवल और केवल डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम आप परचेज कर सकते हैं जिसमें कि आपको एवरी ऑल्टरनेट डे हम लोग क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, आंसर्स आप लिखते हो, उसके सोल्यूशंस हम आपको देते हैं, आंसर्स के फीडबैक दिए जाते हैं और पूरा कोर्स यहाँ पर आपको आपके डिस्क्रिप्टिव में बहुत हेल्प करने वाला है जिसको आप हमारी rpacademy.co.in पर चेक कर सकते हैं। और एक सिमिलर प्रोग्राम हमने एडा के लिए भी निकाला है जहां पर आप लोगों की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इंप्रूव होगी। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं तो इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो तो जैसे मैंने आज एडिटोरियल पढ़ाया इसका आप लोग यहाँ पर खुद से क्या करोगे, एक क्वेश्चन लोगे, उस क्वेश्चन का आंसर अपने आप लिखोगे, लिखकर यहाँ पर आप उसको चेक करोगे और शाम को लिखोगे अगर सुबह में एडिटोरियल पढ़ा है। साथ में अगर आप चाहते हो कि आरबीआई का यहाँ पर कोर्स वगैरह ले लो डिस्क्रिप्टिव का जिससे कि आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो तो यहाँ पर आपको वो भी अवेलेबल है। सारे फीचर्स मैंने ऑलरेडी आपको अलग अलग वीडियोस में बता रखे हैं, वहां से चेक कर लेना। कोई भी डाउट है कमेंट कर पूछ लेना। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चाहिए तो वो आप बता देना एंड लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।